मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हमारे संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो पहला टॉपिक है संघवाद। इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। संघवाद का मतलब क्या है? कोई भी देश हो वहाँ पर एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। तो अब हमारे देश में भी क्या है, राज्य स्तर पर अलग अलग सरकारें और केंद्र स्तर पर एक सरकार। तो हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी है। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो कक्षा 6 में आपने पढ़ा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, कक्षा 7 में पढ़ा राज्य सरकार के बारे में और कक्षा 8 में आप पढ़ोगे केंद्र सरकार के बारे में। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। अब क्या बात बोली इन्होंने, देखो। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह है कि यहाँ शासन की मतलब भारत में बहुत सारे समुदाय हैं, तो यहाँ पर शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे, मतलब राजधानी जो हमारी दिल्ली है वहाँ पे बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे। मतलब इस तरह से व्यवस्था करनी पड़ेगी, मतलब केंद्र सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने का पड़ेगा। इसके लिए राज्य स्तर पर और जिले स्तर पर, प्रांत स्तर पर अलग अलग तरह से सरकारें बनानी होगी। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। और प्रांतीय स्तर पर सरकार क्यों बनाई गई? ताकि अलग अलग इलाकों के लोग अलग अलग फैसले ले सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। तो भारत के जो कुछ राज्य हैं उनको कुछ मुद्दे जो हैं, कुछ बातें हैं, उन पर फैसले लेने का स्वायत्त मतलब उनको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर, अब जो राष्ट्रीय महत्व के सवाल हैं उन पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। चाहे राज्यों को स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन अगर कोई विषय ऐसा आ गया, राष्ट्रीय महत्व का आ गया, तो उनका जो फैसला लेंगे, उस राष्ट्रीय महत्व के जो फैसले होंगे वो किसके होंगे? केंद्र सरकार के होंगे। और जितनी भी राज्य सरकार है उनको भी इन कानूनों को मानना पड़ता है। तो अब इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि राष्ट्रीय महत्व के जो सवाल है उन पर सभी राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। तो अब क्या करा, सूचियां बना दी, तो अब उससे पता चलता है कि कौन सी सूची कौन सा कानून बनाएगी। इसके साथ संविधान ये भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्य के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। और यह भी तय किया गया है कि जो सरकार है वो पैसे कहाँ से इकट्ठे करेगी, उनको पैसों की जरूरत है तो मतलब वो लोगों से टैक्स लेगी, कैसे वसूल करेगी। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। तो भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। तो संघवाद के अंतर्गत सिर्फ राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से कोई ना कोई ताकत और अधिकार मिली होती है। तो भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। ये था संघवाद, भारतीय संविधान की पहली विशेषता। अब दूसरी विशेषता है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। अब वयस्क कौन होते हैं? वयस्क नागरिक कौन होते हैं? जिसकी भी उम्र कितनी हो गई हो, अब वयस्क कौन होते हैं? जिसकी भी उम्र कितनी हो गई हो, 18 वर्ष। 18 वर्ष जिसकी उम्र हो गई हो, उन सब व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार होता है। तो वयस्क कौन माना जाएगा? 18 वर्ष की उम्र वाला, 18 वर्ष से उम्र से ज़्यादा की आयु वाले व्यक्ति। तो वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, मतलब जब हमारा संविधान बन रहा था, जो नियम बनाए जा रहे थे हमारे देश को चलाने के लिए, तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने
भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। मतलब जब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिला तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिला। जाति, वर्ग, औरत मर्द के जो फर्क होता था, ऊंच नीच की जो बेड़ियाँ थी, उन्हें तोड़ा जा सकता था। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। अब सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या है? अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। मतलब अगर हमें हमारा कोई नेता चुनना है तो उसमें सभी जितनी भी जनता है उन सबको अधिकार है। मतलब जो भी वयस्क नागरिक है उन सबको ये प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो वो चुनाव लड़ सकता है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। जनता के प्रति जवाबदेह, इस लाइन का क्या मतलब है कि उनको अगर वो गड़बड़ काम करेंगे तो उनको जनता को जवाब देना होता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुना होता है जाता है। अगर वो गड़बड़ काम करते तो उन्हें वापस पद से हटाया भी जा सकता है। इसलिए ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको इसमें जो मैंने अंडरलाइन करके बात बताई ये नोट करनी है कॉपी में, और इसके अलावा आपको ये 3 स्तर की जो सरकारें होती है ये भी करना है। और एक ये डिब्बा देखो, जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि ये कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। तो आपको ये 2 विशेषताएं पढ़ाई मैंने, ये पढ़ना है आपको। ये देखो, ये जो चित्र देख रहे हो ये चुनाव हो रहे हैं, वोट डालने के लिए खड़े हैं लोग, कतार में खड़े हुए, पंक्ति में खड़े हुए हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शक्तियों का बंटवारा, इसकी तीसरी विशेषता। धन्यवाद।